आज हम पेपर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। BH वक्र की सहायता से BH वक्र की सहायता से शैथिल्य हानि को समझाइए। शैथिल्य हानि को समझाइए। BH वक्र की सहायता से शैथिल्य हानि को समझाइए। इसका आंसर लिखते हैं। जब किसी अचुंबकीय लौह पदार्थ को बाह्य चुंबकन क्षेत्र में जब किसी अचुंबकीय लौह पदार्थ को बाह्य चुंबकन क्षेत्र H में रखकर चुंबकित किया जाता है। जब किसी अचुंबकीय लौह पदार्थ को बाह्य चुंबकन क्षेत्र H में रखकर चुंबकित किया जाता है तो हम पाते हैं कि चुंबकन क्षेत्र H का मान शून्य से धीरे धीरे बढ़ाने पर तब हम पाते हैं कि चुंबकन क्षेत्र H का मान शून्य से धीरे धीरे बढ़ाने पर चुंबकन तीव्रता I का मान भी धीरे धीरे बढ़ता है। बढ़ाने पर चुंबकन तीव्रता जिसको हम कैपिटल I से नोट करते हैं का मान भी धीरे धीरे बढ़ता है। तो हम कह रहे हैं कोई भी जो लौह पदार्थ है जो चुंबकीय नहीं है अभी, है ना, अचुंबकीय लौह पदार्थ है, उसको जब हम बाह्य चुंबकन क्षेत्र H में रखकर चुंबकित किया जाता है तो हम पाते हैं कि चुंबकन क्षेत्र H का मान शून्य से धीरे धीरे बढ़ाने पर चुंबकीय तीव्रता I का मान भी धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, मतलब H का मान जब बढ़ाते हैं तो I का मान भी बढ़ता है। H को हम चुंबकन क्षेत्र कहते हैं और I को हम बोलते हैं चुंबकीय तीव्रता। तो चुंबकीय तीव्रता का मान भी धीरे धीरे बढ़ता है। तो H का अधिकतम मान, जब H का हम अधिकतम मान ले लेंगे तो I का भी एक अधिकतम मान प्राप्त होगा। H के अधिकतम मान के लिए I का एक अधिकतम मान हमें प्राप्त होगा। तो आप लिख सकते हो अंततः H के किसी मान H मैक्सिमम, मतलब H का एक अधिकतम मान है H मैक्सिमम के लिए I का मान अधिकतम हो जाता है। अधिकतम हो जाता है। H का कोई मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो I का भी एक अधिकतम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इस I और H के बीच में अगर हम कोई ग्राफ खींचेंगे उसको हम बोलेंगे IH ग्राफ, IH वक्र कहेंगे, है ना। तो आप लिखो चुंबकन तीव्रता I तथा चुंबकन क्षेत्र H के बीच खींचे गए वक्र को
के बीच खींचे गए वक्र को IH वक्र कहते हैं। के बीच खींचे गए वक्र को IH वक्र कहते हैं। तो I जो है चुंबकन तीव्रता है, चुंबकीय तीव्रता है, और H जो है चुंबकीय क्षेत्र है। इन दोनों के बीच में जो हम वक्र खींचेंगे उसको हम IH वक्र कहेंगे। अब जो B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना। H जो है चुंबकन क्षेत्र है, B जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसका फार्मूला होता है, याद रखिए, ये होता है म्यू B और H प्लस I। इस फार्मूला से B का वैल्यू मिल जाता है, तो B का वैल्यू H प्लस I इंटू म्यू बी से विभिन्न मानों के लिए B तथा H के मध्य B तथा H के मध्य वक्र खींचे। तो I का वैल्यू आपको पता रहेगा, H का वैल्यू पता रहेगा, ये तो कांस्टेंट है, तो B का वैल्यू मिल जाएगा। B और H के मध्य हम ग्राफ खींचेंगे। B तथा H के मध्य वक्र खींचा जाए तो इसे BH वक्र कहते हैं। तो इसे BH वक्र कहते हैं। मैं आप लोगों को डायग्राम से समझाता हूँ किस प्रकार से BH वक्र बनेगा। ये देखिए, ये जो है इस एक्सिस को हमने कहा H, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसे H है, इधर माइनस H होगा, और ये जो है ये है B और H के बीच में वक्र खींचेंगे तो BH वक्र कहलाएगा, है ना। ये B है, यहाँ पर H देखो, इसका जो ग्राफ है इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से, इसको याद रखना, इसका ग्राफ हमेशा पे याद रखना, ऐसे आएगा ग्राफ, इस प्रकार से, इस प्रकार से ग्राफ बनता है। इसको हम BH वक्र कहते हैं, है ना। इस पॉइंट को जैसे हमने O नाम दे दिया, ये O है, ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हम बोलते हैं BH ग्राफ, BH वक्र। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ इस प्रकार से, ये कहलाता है BH वक्र। यहाँ पर ये जो लाइन जो मैंने बनाया है, ये I को डिनोट करता है, I जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय तीव्रता I, तो ये I को डिनोट करते हैं लाइन, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं BH वक्र, BH वक्र के नाम से हम इसको जानते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, एक पूर्ण BH वक्र के लिए, एक पूर्ण BH वक्र के लिए, एक पूर्ण BH वक्र के लिए BH वक्र इसको OABCDEF AB, है ना, इस फॉर्म में दिखता है। तो पूर्ण वक्र जो है इस प्रकार से, ये ऐसे है ना, O से B, ऐसे O से B, ठीक है। तो आप पूरा इसको लिखो OB, फिर A, देखो OBCDEF AB, इस प्रकार, है ना। या O से हमने शुरुआत किया, OBCDEF AB। तो
BH वक्र OBCDEFAB के अनुरूप होता है, के अनुरूप होता है। याद रखना, ये BH वक्र इस प्रकार से दिखता है, ये आपको याद रखना है। BH वक्र ऐसे दिखता है ना, इस प्रकार से रहता है। ये OBCDEFAB इस अनुरूप में BH वक्र दिखाई देता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर शैथिल्य हानि को बताना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि BH वक्र की सहायता से शैथिल्य हानि को समझाइए। BH वक्र की सहायता से शैथिल्य हानि को समझाइए। तो यहाँ पर देखिए, हम एक छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं, पट्टी लेते हैं छोटी सी, ये स्ट्रिप हमने लिया, इस प्रकार से एक छोटा सा स्ट्रिप हमने तैयार किया। ठीक है, इस स्ट्रिप का नाम हम देते हैं PQRS। PQRS एक स्ट्रिप है जिसका नाम हमने दिया PQRS। तो शैथिल्य हानि को समझाने के लिए हमने एक स्ट्रिप लिया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं मान लो वक्र के बिंदु O के समीप PQ बराबर H तथा PR बराबर B। PR बराबर DB, बहुत स्मॉल पोर्शन लेते हैं, PR बराबर DB है। तब ये देखो PQ बराबर H, P से Q H है, और ये PR जो है ये बहुत छोटा है, जिसका हमने नाम दिया है DB। तब PQRS का क्षेत्रफल किया जाएगा H इंटू DB आ जाएगा। PQRS का क्षेत्रफल DB आएगा। ठीक है, ये होगा पदार्थीय एकांक आयतन पर B का मान। देखो DB मतलब B का मान B से B प्लस DB तक जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उससे बनेगा। मतलब PQRS का जो क्षेत्रफल है ये है, आप ऐसे लिख सकते हो, पदार्थ के एकांक आयतन पर, पदार्थ के एकांक आयतन पर B का मान B से B प्लस DB तक बदलने में किया गया कार्य, ये जो क्षेत्रफल है ये है पदार्थ के एकांक आयतन पर B का मान B से B प्लस DB में बदलने में किया गया कार्य प्रदर्शित करेगा। अतः प्रति एकांक आयतन पर पदार्थ की शैथिल्य हानि, अतः प्रति एकांक आयतन पर पदार्थ की शैथिल्य हानि ये बराबर होगा BH लूप का क्षेत्रफल। मतलब BH लूप का क्षेत्रफल मतलब ये होगा म्यू इंटू IH लूप का क्षेत्रफल, ठीक है। तो BH लूप का क्षेत्रफल निकालो या म्यू इंटू IH लूप का क्षेत्रफल निकालो, तो आपको शैथिल्य हानि की वैल्यू पता चल जाएगा।
हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं। क्यूरी ताप क्या है? एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्यूरी ताप। क्यूरी ताप क्या है? क्यूरी ताप हम किसके कहते हैं? चलिए हम इसका आंसर देते हैं। ताप बढ़ाने पर लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। ताप बढ़ाने पर लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति घटने लगती है, है ना। ताप बढ़ाने पर लौह पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति घटने लगती है। क्यूरी ताप वह निश्चित ताप है। क्यूरी ताप वह निश्चित ताप है जिससे अधिक ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लगता है। क्यूरी ताप वह निश्चित ताप है जिससे अधिक ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लगता है। तो इसको याद रखिए, क्यूरी ताप वह निश्चित ताप है जिससे अधिक ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लगता है। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम करते हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल की व्याख्या कीजिए। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल की व्याख्या कीजिए। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के बारे में हम आपको बताते हैं। लिखो, धातुओं के विभिन्न गुणों की व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत दिया गया। धातुओं के विभिन्न गुणों की व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत दिया गया। सर्वप्रथम मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत दिया गया। सबसे पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत दिया गया धातुओं के विभिन्न गुणों की व्याख्या करने के लिए। इसे चिरसम्मत सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे चिरसम्मत सिद्धांत भी कहा जाता है।
धातुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः मुक्त माना गया है। धातुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों को पूर्णतः मुक्त माना गया है। धातुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों को पूर्णतः मुक्त माना गया है। पूर्णतः मुक्त माना गया। तो धातुओं का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसको पूर्णतः मुक्त माना गया, जिसके व्यवहार को आदर्श गैस की तरह माना जा सकता है। जिसके व्यवहार को आदर्श गैस की तरह माना जा सकता है। जिसके व्यवहार को आदर्श गैस की तरह माना जा सकता है। जिसके व्यवहार को आदर्श गैस की तरह माना जा सकता है। जिनमें कोई अभिक्रमण नहीं होता। जिनमें कोई अभिक्रमण नहीं होता। जिनमें कोई अभिक्रमण नहीं होता है। इसी कारण इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस कहा जाता है। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त गैस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसी कारण इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त गैस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो मुक्त गैस इलेक्ट्रॉन मॉडल के निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखो। धातुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या धातुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु से अलग होकर पदार्थ में स्वतंत्रतापूर्वक घूमते रहते हैं। पदार्थ में स्वतंत्रतापूर्वक घूमते रहते हैं। मैंने कहा धातुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु से अलग होकर पदार्थ में स्वतंत्रतापूर्वक घूमते रहते हैं। जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट इसका लिखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट इसमें है, चूंकि धातुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या अन्य पदार्थों से अधिक होती है। चूंकि धातुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या
अन्य पदार्थों से अधिक होती है, अन्य पदार्थों से अधिक होती है। तो धातुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अन्य पदार्थों से अधिक होती है, अतः जान अधिक होती है, जिसे आप लिखो, जिसे पात्र में भरे गैस की भांति माना जा सकता है। पात्र में भरे गैस की भांति माना जा सकता है, पात्र में भरे गैस की भांति माना जा सकता है। जो पात्र की दीवारों से लगातार टकराते हैं, जो पात्र की दीवारों से लगातार टकराते हैं, जो पात्र की दीवारों से लगातार टकराते हैं, अतः इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस भी कहा जाता है। अतः इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस भी कहा जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस भी कहा जाता है। यही इलेक्ट्रॉन विद्युत एवं ऊष्मा चालन के लिए जिम्मेदार होता है। यही इलेक्ट्रॉन, आगे लिखो, यही इलेक्ट्रॉन विद्युत तथा ऊष्मा चालन के लिए जिम्मेदार होता है। यही इलेक्ट्रॉन विद्युत तथा ऊष्मा चालन के लिए जिम्मेदार होता है। ये इलेक्ट्रॉन विद्युत तथा ऊष्मा चालन के लिए जिम्मेदार होता है। अब हम आते हैं तीसरा पॉइंट इसका। इलेक्ट्रॉन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी का पालन करता है। इलेक्ट्रॉन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी का पालन करता है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी का पालन करता है एवं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के अनुसार मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के अनुसार परम ताप T पर इलेक्ट्रॉन की माध्य ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की माध्य ऊर्जा 3/2 kT होती है, जहाँ के बोल्ट्जमैन नियतांक है, जहाँ के बोल्ट्जमैन नियतांक है, जहाँ के बोल्ट्जमैन नियतांक है। चौथा पॉइंट लिखिए, ये तो तीसरा पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट लिखिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट पहले लिख लीजिए कंप्लीट। हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। धातु में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन लगातार तीव्र चाल से धातु में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन
धातु में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन लगातार तीव्र चाल से अनियमित गति करते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं, जो केवल धातु के ताप पर निर्भर करता है, जो केवल धातु के ताप पर निर्भर करता है। और पांचवा या अंतिम पॉइंट और लिखिए, पांचवा पॉइंट, धातु को जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, धातु को जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, धातु को जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा की ओर त्वरित होने लगते हैं, विपरीत दिशा की ओर त्वरित होने लगते हैं। परंतु धातु में उपस्थित धन आयनों के कारण, धन आयनों से लगातार टक्कर के कारण लिखो, परंतु धातु में उपस्थित धन आयनों से लगातार टक्कर के कारण स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि नहीं हो पाती, के कारण स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि नहीं हो पाती। फलस्वरूप ये इलेक्ट्रॉन नियत वेग से, ये इलेक्ट्रॉन नियत वेग से गति करने लगते हैं, जिसे अनुगमन वेग कहा जाता है, अनुगमन वेग कहा जाता है। इस प्रकार से ये पूरे 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं, कंप्लीट।